दोस्तों, ये कहानी जापान की सच्ची कहानी के ऊपर आधारित है। कहानी की शुरुआत में हमें रोनिन की कहानी बताई जाती है। रोनिन एक ऐसा सामुराई होता है जो अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल हो चुका हो, वह सम्मान खो चुका हो और जापानी समाज में उसका कोई स्थान नहीं रह जाता। मध्यकालीन जापान के अंतिम दौर में काई नाम का एक युवक था जो आधा जापानी और आधा अंग्रेज था। वह एक ऐसा पराया और तिरस्कृत व्यक्ति था जिसे कहीं अपनाया नहीं गया था। लेकिन उसका जीवन तब बदलता है जब आखो प्रदेश के शासक, जिनका नाम असानो है, वे उसे जंगल में अकेला और डरा हुआ पाते हैं। दयालु असानो उसे अपने महल में जगह दे देते हैं और अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। वहां कई लोग ये मानते हैं कि काई को जंगल के रहस्यमय और शक्तिशाली राक्षसों ने पाला है और वहीं काई को युद्ध की कला और जंगल की अनजानी शक्तियां सिखाई गई थी। समय बीतता है और काई एक कुशल शिकारी बन जाता है जो जंगल में किसी भी जानवर का पीछा कर सकता है। हाल ही में उसने एक बहुत बड़े जादुई जानवर को हराया जिसने राजा के कई सैनिक मार दिए थे, लेकिन उसके मिश्रित खून और निम्न जाति के कारण सामुराई उसे तिरस्कार की नजर से देखते हैं। फिर भी इन सब कठिनाइयों के बीच काई के दिल में राजा की बेटी, जिसका नाम मिका है, उसके लिए एक गहरा और सच्चा प्रेम जन्म लेता है। काई जानता है कि उसका प्यार असंभव है क्योंकि वो एक नीच कुल का अनाथ है और वो एक रईस की बेटी है, लेकिन फिर भी उसका दिल मिका के लिए धड़कता है और यही भावना उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। कहानी में आगे हम शोगुन तोकुगावा को देखते हैं जो पूरे प्रदेश का राजा था। वो एक दौरे के लिए आखो प्रदेश में आता है और वहां राजा असानो से मिलने आता है। उनका एक मुख्य दरबारी भी उनके साथ आया था जिसका नाम था कीरा। जैसे ही कीरा की नजर राजा की बेटी पर पड़ी तो वह उसकी बेटी को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और उसे पाने की लालसा उसके भीतर जन्म लेती है। अपनी ताकत और प्रभाव दिखाने के लिए कीरा एक युद्ध प्रतियोगिता रखवाता है जिसमें उसका सबसे खतरनाक योद्धा, जो कि एक भयानक और अजीब ताकतों से लैस होता है, उसको शोगुन के मनोरंजन के लिए उतारा जाता है। वहीं राजा असानो की ओर से योद्धा चुनने की जिम्मेदारी होती है उनके मुख्य सलाहकार ओइशी पर। आखो की ओर से योद्धा चुना जाता है जिसका नाम था यासुनो। लेकिन ठीक मुकाबले से पहले काई को यासुनो बेसुध हालत में मिलता है और यह काम था मिजुकी नाम की एक खतरनाक जादूगरनी का जो कीरा के लिए काम करती थी। मिजुकी के पास यह शक्ति होती है कि वह किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकती है। वह इसी ताकत से राजा असानो के लोगों की जासूसी करती है और उनकी गतिविधियां राजा कीरा तक पहुंचाती है। दरअसल राजा कीरा आखो प्रदेश की जमीन और ताकत को हथियाना चाहता है और यह सब उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। काई ने जंगल की रहस्यमयी शक्तियों को जाना है और वो मिजुकी को देखते ही समझ जाता है कि वह एक डायन है और तुरंत जाकर ओइशी को सच बताता है। लेकिन ओइशी उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि काई एक नीच कुल से है। काई के भीतर गुस्सा, दर्द और बेबसी का तूफान उठता है क्योंकि वह सच्चाई जानता है लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। कहानी आगे बढ़ती है और जब योद्धा यासुनो मुकाबले से पहले बेसुध पाया जाता है तो काई चुपचाप उसका कवच पहनकर उसकी जगह लड़ाई में उतरता है। वह जानता है कि अगर कोई नहीं लड़ेगा तो आखो प्रदेश की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। काई पूरी ताकत और साहस से भयानक सामुराई का मुकाबला करता है, लेकिन लड़ाई के बीच में उसकी पहचान उजागर हो जाती है। सभी जान जाते हैं कि यासुनो की जगह एक नीच कुल का आदमी लड़ रहा है। यह बात सबको क्रोधित कर देती है। शोगुन गुस्से में आकर आदेश देते हैं कि काई को मौत की सजा दी जाए, लेकिन तभी मिका अपनी आंखों में आंसू लिए शोगुन के सामने हाथ जोड़कर काई के लिए माफी मांगती है। उसकी विनती सुनकर शोगुन अपना मन बदलते हैं और काई को सिर्फ सजा देकर छोड़ने का आदेश देते हैं। लेकिन उस रात एक असली हादसा होता है। मिजुकी, जो एक चालाक और खतरनाक डायन है, अपनी जादुई शक्तियों से राजा असानो को सम्मोहित कर देती है और वह ऐसा भ्रम पैदा करती है कि जैसे कीरा राजा की बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहा हो। राजा असानो यह देखकर गुस्से और पागलपन में आकर निर्दोष और निहत्थे कीरा पर हमला कर बैठते हैं। यही राजा कीरा की चाल थी। वह चाहता था कि राजा असानो कोई गलती करे ताकि उसे सजा दिला सके और आखो प्रदेश की सत्ता छीन सके। काई सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन कर भी क्या सकता है, क्योंकि एक बार फिर
उसकी आवाज और चेतावनियों को किसी ने नहीं सुना था। तभी कहानी और आगे बढ़ती है। शोगुन के दरबार में राजा असानो का अपराध बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने शोगुन के एक अधिकारी कीरा पर हमला किया था और यह अपराध सीधे मृत्यु दंड के योग्य था। लेकिन राजा शोगुन राजा असानो के सम्मान को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक सम्मानजनक आत्महत्या करने की अनुमति देते हैं। राजा असानो अपनी जिंदगी को सम्मान के साथ समाप्त कर लेते हैं, लेकिन यह पल उनकी बेटी मिका और उनके वफादार योद्धाओं के लिए टूटने जैसा होता है। तभी राजा शोगुन आगे ऐलान करता है कि आखो प्रदेश की जमीन और सत्ता अब राजा कीरा को सौंप दी जाती है। यही कीरा की योजना थी और अब वह विजयी होता है। साथ ही ओइशी और उसके सभी योद्धाओं को रोनिन घोषित कर दिया जाता है, यानी अब वे बेघर बिना स्वामी के भटके हुए योद्धा हैं, जिनका न समाज में सम्मान है न ही अधिकार है। उसी क्षण कीरा राजा की बेटी से शादी की मांग करता है ताकि वह पूरी तरह से आखो प्रदेश पर अपना राज्य कर सके, लेकिन राजा शोगुन उसे रोकते हैं और मिका को अपने पिता का शोक मनाने के लिए 1 वर्ष का समय देते हैं। साथ ही यह आदेश भी देते हैं कि आंखों के ये रोनिन कोई भी बदला नहीं लेंगे। लेकिन कीरा जानता है कि उनके दिलों में आग है, इसलिए वह ओइशी को एक गहरे गड्ढे में कैद कर देता है, खुले आसमान के नीचे, ताकि उसकी आत्मा टूट जाए, उसका हौसला मर जाए और वह कभी प्रतिशोध का नाम तक ना ले सके। कहानी अब दर्द, अपमान और दबे हुए बदले की ओर बढ़ रही है। कहानी में लगभग 1 साल बीत चुका है। ओइशी, जिसे राजा कीरा ने अपमानित करके गड्ढे में कैद कर रखा था, अब आखिरकार उसको रिहा कर दिया जाता है। यही सोचकर शायद अब वो सब कुछ भूल गया होगा। वो टूटा तो जरूर होता है, लेकिन उसके भीतर का प्रतिशोध अब और भी तेज हो चुका होता है। रिहाई के बाद ओइशी अपने परिवार से मिलते हैं और फिर अपने बेटे चिकारा से कहते हैं, अब समय आ गया है, हम सबको एक काम करना होगा। हमें सभी योद्धाओं को वापस इकट्ठा करना होगा और काई को भी वापस लाना होगा। तभी उसका बेटा बताता है कि काई अब एक गुलाम बन चुका है। राजा कीरा ने उसे बेच दिया था और अब वो डेजमा में मौत की लड़ाइयों में जबरन लड़ रहा है। ओइशी हर खतरे को पार करते हुए काई को वहां ढूंढ निकालते हैं। कुछ लोग उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं, लेकिन वे वहां से भाग जाते हैं। काई की हालत खराब है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अग्नि और विश्वास बाकी है। ओइशी का आना उसके लिए उम्मीद की रोशनी बन जाता है। अगले दिन वे कुछ पुराने रोनिनों को फिर से इकट्ठा कर लेते हैं, तो उनके लिए अगली चुनौती होती है हथियार। दरअसल उन्हें लड़ने के लिए तलवारें और अस्त्र चाहिए थे जो उनके पास नहीं थे, और इसके लिए काई उन्हें तेनगु वन में ले जाता है, वही रहस्यमय और भूतिया जंगल जहां काई का बचपन बीता था और जहां से वह कभी मुश्किल से भागकर बचा था।